नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। आज फिर हम आपके लिए ऐसी दो खबरें लेकर आए हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। पहली खबर विधानसभा सत्र से जुड़ी होगी, जिसमें छोटे होते जा रहे सत्र और विपक्ष के हंगामे का विश्लेषण होगा। कुछ पुराने आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि आपके पैसे से चलने वाले सदन में माननीय कितना काम करते हैं और कितना हो हल्ला। जनता के मुद्दों पर चर्चा की जगह हंगामा क्यों हो रहा है और क्यों सत्र की अवधि को लगातार छोटा किया जा रहा है, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी खबर में बात होगी एक साथ चुनाव करवाने वाले बिल की, जिसमें कुछ दिन पहले ही लोकसभा में पेश किया गया है। कैसा होगा कि आप एक ही दिन सांसद चुनने के लिए वोट करेंगे और विधायक के लिए भी। उस पर मोदी सरकार का तर्क तो ये है कि एक साथ चुनाव होने से खर्चा तो बचेगा ही, साथ ही देश विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो जिन दो खबर की हमने बात की है, उनमें से पहली खबर होगी छोटा सत्र बड़ा हंगामा, दूसरी खबर होगी एक देश एक चुनाव बड़ा दांव। तो चलिए इन खबरों पर बारीकी से आपको बताते हैं और चलते हैं पहली खबर पर। विधानसभा जनहित के मुद्दे उठाने का सबसे प्रभावी मंच है। इसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और आसान शब्दों में कहें तो वो जगह जहां गांव का गरीब आदमी भी इस उम्मीद से अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है कि वो उसके दुख दर्द दूर करने का माध्यम बनेगा। जहां विधायक काम करते हैं, जनता के हित में फैसले लेते हैं, प्रदेश के विकास के लिए चर्चा का नियम कानून बनाते हैं। लेकिन अब विधानसभा सियासतदानों के लिए किसी अखाड़े से कम नहीं है। पिछले कुछ सालों में विधानसभा में हंगामा ज़्यादा और काम कम होता जा रहा है। इतना ही नहीं, लगातार सत्र की अवधि भी कम होती जा रही है। समय से पहले विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करने का एक चलन सा चल पड़ा है। हंगामे की भेंट चढ़ रहे सदन को चलाने में टैक्स पेयर का कितना पैसा लगता है, इसके बावजूद असल मुद्दों पर चर्चा की जगह पर विपक्ष और सत्ता पक्ष हंगामा करने को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। शायद ऐसा कर वो खबरों में फ्रंट पेज पर और टीवी न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन में जगह तो पा लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान जनता को होता है, जिन्होंने चुनकर विधायकों को सदन में भेजा था कि वो वहां उनकी भलाई के लिए काम करेंगे और ऐसे फैसले लेंगे जिससे जनता का भला हो, हित सध सके उनका। लेकिन क्यों विधानसभाओं में बैठकों का दौर कम हो रहा है और आखिर काम से ज़्यादा हंगामा करना सियासतदानों को क्यों भा रहा है, आज इसका विश्लेषण करते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार का शीतकालीन सत्र 5 दिन का था। इन 5 दिन विपक्ष का हंगामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी दिन हाथ में कटोरा तो किसी दिन चाय की केतली लेकर हो हल्ला करते रहे। लिहाजा सदन में काम कम और हंगामा ही हंगामा होता रहा और अंत में परंपरा के अनुसार सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कि इस बार के सत्र की खासियत ये रही कि पूरे 5 दिनों तक सत्र चला। इसमें 1766 प्रश्न लगाए गए थे, जबकि सत्र के दौरान 142 प्रश्न विधायकों ने पूछे, जो प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। इस सत्र में पहली बार महिला सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिए अलग से दिन रखा गया था। 17 दिसंबर को महिलाओं ने सवाल पूछे। ये दिन सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित था, लेकिन पिछले बजट सत्र पर नजर डालें तो वो समय से पहले स्थगित हो गया था। ये बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई को बजट पेश किया, लेकिन 2 दिन बाद 5 जुलाई को बजट सत्र खत्म कर दिया गया। इस दौरान बजट भी पास हो गया और बिना चर्चा के 6 विधेयक भी पारित हो गए थे, जबकि सत्र की अवधि 14 दिनों के लिए तय हुई थी, यानी इसे 19 जुलाई तक चलना था। अब ये तो केवल एक बानगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र की बैठकों की संख्या लगातार कम हो रही है। विधानसभा का रिकॉर्ड खंगालें तो पता चलेगा कि 1998 से लेकर जुलाई 2024 तक इन 26 सालों में बैठकों की संख्या 93% घट गई है। इतना ही नहीं, सत्र के दौरान केवल 10% विधायक ही सवाल पूछते हैं। अब छोटे होते सत्र और बढ़ते हंगामे को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतारमण शर्मा ने क्या कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। हंगामे की परंपरा ठीक नहीं है और बहस होना चाहिए बजाय हंगामे के। देखिए, अभी सभी सदस्यों ने ये बात कही है, जैसा काम होता है वैसा सत्र चलता है।
अब ये जानकर शायद आपको हैरानी हो कि 6 साल में महज 15,000 ही सवाल पूछे गए हैं। अब ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सत्र की अवधि लगातार कम होती जा रही है और जब सत्र छोटे होंगे तो सवाल भी कम पूछे जाएंगे और नए विधायकों को भी मौका कम मिलेगा। हालांकि ऐसा न हो और नए विधायक ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, इसके लिए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक प्रयोग किया था जब वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। इसके पहले उन्होंने व्यवस्था बनाई थी कि सत्र में एक दिन ऐसा होगा जब प्रश्नकाल के दौरान केवल नए विधायक ही सवाल पूछेंगे। साल 2023 के बजट सत्र के दौरान 15 मार्च को ऐसा पहली बार किया भी गया था। अब आपको बताते हैं कि कब सबसे ज़्यादा दिनों तक सदन की कार्रवाई चली थी। दरअसल मध्य प्रदेश की 11वीं विधानसभा में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने फरवरी-मार्च 1999 में बजट पेश किया था, जो बजट सत्र उस दौरान 52 दिन तक चला था। ये अब तक की 5 विधानसभाओं का सबसे ज़्यादा बैठकों वाला बजट सत्र रहा। इस सत्र की 31 बैठकों में बजट पर विधायकों ने चर्चा की और तब मध्य प्रदेश का बजट पारित हुआ था। सोचिए कितना लंबा चर्चा हुई थी और इसके पहले जो भी हम बता रहे थे कि केवल 3 दिन में ही बजट पास हो गया बिना चर्चा के। इसके बाद भी यदि हम बात करते हैं तो आज तक कभी भी 31 बैठकों वाला बजट का कोई सत्र नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह के बाद 4 बजट सत्र भी हुए थे, 25 से 28 बैठकों वाले रहे हुए। 15वीं विधानसभा आते आते 22 साल में बजट जैसे गंभीर मामले में बैठकों की संख्या 8 से 13 के बीच रह गई है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मानसून सत्र के दौरान प्रदेश का साल 2024-25 का बजट पेश किया था। इस दौरान सिर्फ 5 बैठकें हुई थीं, जो पहले हम बता ही चुके हैं। हालांकि छोटे होते सत्र को लेकर विपक्ष का क्या कहना है वो भी सुनिए। हंगामा तो शुरू से होता आया है, नई बात नहीं है हंगामे की। होना आदर्श स्थिति क्या है इस पर विचार जरूर करना चाहिए। हंगामे ना हो तो अच्छा है और कम से कम हो तो भी चलेगा। मैंने भी इस चीज़ को कहा अपने उद्बोधन में और स्पीकर साहब ने भी माना इस चीज़ को। और स्पीकर साहब ने आसंदी से इस बात का उल्लेख किया कि सत्र छोटा हो रहा है, सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए और सत्र चले। तो सत्र तो छोटे हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में वो भी मैंने दृश्य देखा है, मैं विधायक था 80 से 85 के बीच में। तब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सदन के नेता थे, पटवा जी प्रतिपक्ष के नेता थे। सदन उस दरमियान एक साल में मुझे लगता है लगभग 70 से 72 दिन चला था, क्योंकि एक आदर्श स्थिति है। हम लोगों ने संकल्पना की है कि 75 दिन चलना चाहिए, तो अब तो कहीं भी उसके नज़दीक नहीं जा पा रहे हैं। अब तो 20-22 दिन में ही 23 सिटिंग्स में ही उस वर्ष की विधानसभा की सारी बैठकें सिमट जाती हैं। तो आपने राजन सिंह जी को सुना, जो पूर्व जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि सदन की हर घंटे की कार्रवाई में कितना खर्च होता है। तो जान लें कि एक दिन के प्रश्नकाल पर औसतन 50 लाख रुपए तक का खर्च आता है। ये राशि विधानसभा की एक दिन की बाकी कार्रवाई के कुल खर्च से भी ज़्यादा है, क्योंकि सदन की हर घंटे की कार्रवाई 2.5 लाख रुपए की पड़ती, यानी 5 घंटे सदन चला तो कुल खर्च जो है 12.5 लाख रुपए तक आता है। 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक हुई थी, यानी 17 दिसंबर 2024 को विधानसभा के 68 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सदन में विपक्ष ने सदन के सीमित होते सत्र को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि इस सत्र लंबा हो इसको लेकर कोई पहल होती फिलहाल नहीं दिख रही है। जो विपक्ष ये चिंता जता रहा है कि अवधि छोटी होती जा रही है, वही हंगामा कर सदन के समय को बर्बाद करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मसले को। हमारे साथ जुड़ गए हैं रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से विधानसभा की रिपोर्टिंग करते रहे। रंजन जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। नमस्कार प्रभु जी। जी, तो रंजन जी, हमने अभी राजन सिंह जी को भी सुना, जो उनने कहा वो एक गौर करने वाला शब्द है कि एक आदर्श स्थिति की जो संकल्पना की गई थी कि साल में विधानसभा या लोकसभा 75 दिन तो चलनी ही चाहिए, लेकिन अब हो ये रहा है कि 20-22 दिन भी नहीं चल पा रही है। बजट जैसा महत्वपूर्ण विषय बिना चर्चा के पारित हो जाता है, गुलोटिन हो जाता है, जबकि बजट पर एक एक विभाग की यदि चर्चा की जाए तो कई बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? अब प्रभु जी, जो पिछले 2 दशकों में जो मैंने कई फैक्टर जो देखे हैं, एक तो है कि सत्ता पक्ष को एकोमोडेट करना पड़ेगा।
व्यवहार सत्ता पक्ष का पिछले तो आपने भी देखा बदला है। अब उतनी टारगेट नहीं कर पाते लोग, सत्ता पक्ष के लोग, जो पहले हुआ करता था। कई बार मैंने देखा सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले, वो जल्दी से सवालों के जवाब से बचना चाहता है, नंबर एक। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि विपक्ष दूध का धुला हुआ है। पिछले 2 दशकों में एक जो आदर्श स्थिति जिसकी आप बात कर रहे थे, मुझे याद है, तो उस समय तो मैं नहीं था मध्य प्रदेश में, जो मैं सुना था, लाइब्रेरी थी, कैलाश जोशी जी थे, सुंदरलाल पटवा थे, या सत्ता पक्ष के लोग तैयारी करके आते थे, लाइब्रेरी जाते थे, तो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो पढ़ के आता था, और हर आदमी बोल के जो रिकॉर्ड है अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहता था। अभी हुआ है कि एकेडमिक डिबेट कम हो गया है, लोग पढ़ने लिखने का मामला खत्म हो गया है। पिछले 2 दशकों में जो विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इनके जो ओरिएंटेशन कुछ और हो गया है, मैंने कहा खराब हो गया है। कोई बिजनेस में लग गया है, किसी को क्षेत्र देखना है, किसी को यदि विधानसभा के अंदर की बात करें रंजन जी, तो सत्र के दौरान उनका ओरिएंटेशन 3D ओरिएंटेशन हो गया है। वो ऑडियो विजुअल ज्यादा देखना चाहते हैं, वो हंगामा बाहर अगर करना चाहते हैं, हाउस के अंदर बात नहीं करना चाहते। नहीं सर, देखिए हंगामा पहले भी होता रहा है, लेकिन बड़ी आदत, एक बड़ी चीज मानी जाती है, कम से कम क्वेश्चन आवर और 0 आवर चलने रहे। ये लोकसभा के प्रोसीडिंग आप पढ़ेंगे, उसके वेबसाइट पे लिखा हुआ है क्वेश्चन आवर ऐसा आवर है, उस पर सत्ता पक्ष को घेरते हैं। तो कभी विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि हंगामा करो आप, और पहले भी होता रहा, अभी आगे भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आवर जिसमें जनता के सवाल आते हैं, आप सरकार घेरते हो, कमियां बताते हो, जनता के जुड़े मुद्दे हैं, लोगों में सुधार आता काम के प्रति, अधिकारियों में, उनको घेरते हो आप, वो चलने देना चाहिए। अभी देखने में आया है कि कोई उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है कोई। तो मैं दोनों को दोषी मानता हूं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी मुझे मानता हूं सत्ता पक्ष का है। स्पीकर अभी काफी अकोमोडेटिव है, मुझे लगा 5 दिन चला, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, पहली बार तुमने ये चलाया 5 दिन। हाँ, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। तो मुझे लगता है स्पीकर का भी रोल है, और अभी स्पीकर बड़े सबको अकोमोडेट करके चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर इससे चलता रहा तो और इसका अवधि बढ़ेगा। रंजन जी, आपने कहा कि सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, कहा भी जाता है सदन को चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन हम यदि जिस स्थिति की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की सरकार की, अभी हम राजेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, अर्जुन सिंह की सरकार की, आपने भी कहा बड़े बड़े नेता थे विपक्ष में, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे, तो विपक्ष ही तो ज्यादा सवाल करता था ना, विपक्ष ही बायकॉट नहीं करता था हाउस का, वो बार बार बहिर्गमन नहीं करता था, वो चर्चा को बढ़ाने की कोशिश करता था, ज्यादा सवाल करने की कोशिश करता था, तो सत्ता पक्ष को मजबूरी में जवाब देना पड़ता था। एक दूसरा पहलू इसका और जो समझ में आता है कि यदि हाउस में प्रश्न ही नहीं लगेंगे, हाउस में ध्यानाकर्षण नहीं आएंगे, विषय नहीं उठेंगे, तो मंत्री को विभाग की जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि अधिकारी तो उनको कुछ बताना नहीं चाहते हैं। वो जो कुछ भी है वो विधानसभा सत्र के दौरान ही उनको जानकारी मिलती है, तो इससे सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। तो विपक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी इसमें दिखाई नहीं देती आपको कि वो हाउस के अंदर तो कम से कम गंभीरता दिखाए? नहीं, हमने ऐसा कहा प्रभु जी, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है। आप कितना अकोमोडेट कर पाते हैं। हमने कहा पिछले 2 दशकों में व्यवहार बदला है, आप टारगेट नहीं कर पाते हैं, इनकाउंटर करना चाहते हैं, और कई बार तो ऐसा मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि सत्ता पर जल्दी से मुद्दा उठा खत्म करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं कि एकांगी मामला है, लेकिन बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ, विपक्ष को मजबूर करना पड़ेगा। कैसे? जो आपने कहा कि आप बायकॉट मत कीजिए, बायकॉट कर सकते हैं, बहिर्गमन फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन पूरा बायकॉट कर देंगे आप सदन से बाहर ही चले जाएंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 0 आवर नहीं आएंगे, तो सत्ता में से काम आसान करेंगे आप। जी बिल्कुल रंजन जी, इस बार हमने देखा कि उन्हें बहिर्गमन किया, उसके बाद लौट कर नहीं आए। लेकिन चलिए इस विषय को यही विराम देते हैं। अब हम करते हैं अगली खबर पर चर्चा, जो एक देश एक विधान से जुड़ी हुई हमारी खबर है। तो एक देश एक विधान एक निशान अभी तक आपने सुना था, अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी हो रही है, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये वो मुद्दा है जो बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा है। पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है, इसलिए अब लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए मंगलवार को 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, पिछले मंगलवार। इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। इसके पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। वोटिंग के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। तो आइए जानते हैं कितने देशों में 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था है।
इससे कितना फायदा या नुकसान होगा, आखिर अब तक इस पर क्यों एक राय नहीं बन पाई है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक के भी चुनाव हो। इसके पीछे विचार है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक साथ निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में वे आगे बढ़ें। यहाँ तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था। लोकसभा में इससे जुड़े बिल को पेश करने से पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 सितंबर 2023 को ही इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी थी। 191 दिनों तक विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर से चर्चा के बाद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर साल 2029 तक करने का सुझाव भी दिया गया था, जिससे लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके चुनाव भी कराए जा सके। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में 5 साल से बचे हुए समय के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी मध्यावधि चुनाव उस कार्यकाल के लिए हो सकते हैं जो बचा हुआ समय है उस विधानसभा का। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, ये कमेटी का सुझाव था। दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं, ये कमेटी ने यह भी सुझाव दिया। इसके लिए कमेटी ने कहा कि चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के लिए जो वोटर लिस्ट अलग अलग अभी तक बनती है वो एक ही वोटर लिस्ट तैयार कराई जा सकती है, जो कि चुनाव आयोग का काम है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एक साथ चुनाव देश में कब हुए थे। दरअसल आज़ादी के बाद साल 1950 में भारत का जो गणतंत्र दिवस हम मनाते, गणतंत्र लागू हुआ, तो साल 1951 से 1967 के बीच में चुनाव 5 साल में होते रहे। तब लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होते थे। साल 1952, 1957, 1962 और 1968 में एक साथ ही चुनाव कराए गए, यानी राज्यों के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक से साथ हुए। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कुछ नए राज्य बन गए उससे। इस कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे और एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि क्यों राजनीतिक दलों में इसको लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, इसलिए ये समस्या बन रही है। और राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। इसलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे, इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। जहां तक दूसरे देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की बात है तो इस सूची में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि देश शामिल हैं। अमेरिका में हर 4 साल में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस के, उनकी जो कांग्रेस कहते हैं जिसको, और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के सभी सर्वोच्च कार्यालयों के चुनाव एक साथ होते हैं। इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। अब आप वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे तो जान लीजिए। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है, जो कि सरकारी मशीनरी पर खर्च ज़्यादा होता है। बार बार चुनाव कराने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर भी बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर अपना ज़्यादा फोकस कर सकेंगी। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और जो आचार संहिता लगने से काम रुक जाते हैं, विकास के काम वो भी नहीं रुकेंगे और सरकारें विकास के काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं
और वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखाएंगे। हालांकि एक देश एक चुनाव के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव है। यानी जो बिल पेश किया गया है उसके अलावा भी सभी दलों की सहमति जरूरी है। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। इतना ही नहीं, अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट के चुनाव के जरिए चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से की संख्या अभी पूरी हो जाती है, लेकिन एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। उनको पूरा करना भी एक चुनौती होगी सरकार के सामने। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज़्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की भी जरूरत होगी। यह भी एक सवाल बनकर सामने खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे भी हैं तो कुछ चुनौतियाँ भी हैं, और हमारे देश को इनका अब सामना करना है जब ये बिल आ रहा है। रंजन जी से समझ लेते हैं कि आखिर क्या होगा इस पूरे मामले को लेकर। रंजन जी, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आ गया है, मामला जेपीसी में भी चला गया है, लेकिन एक आम राय बनाने की कोशिश उसको लेकर हो रही है। वाकई में ये देश के लिए फायदेमंद है। आपने भी देखा होगा बार बार चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, तो हर साल ही लगभग चुनाव होते हैं, और विधानसभा चुनाव बाद लोकसभा चुनाव आ जाते हैं। 6-7 महीने तो वैसे ही पूरा साल निकल जाता है, विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं। तो वाकई में फायदेमंद है या इसको लेकर कोई और अभी बाधाएं दिखाई देती हैं? नहीं, देखिए, अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी चाह लें तो बाधाएं तो निर्मूल हो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ट्रस्ट का है। जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, एक पेज पे आ नहीं पा रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि सत्ता पक्ष इसी बहाने इलेक्शन को हाईजैक करना चाहता है। आदर्श स्थिति है आपके लिए, हमारे लिए, जो आम जनता है, एक बार चुनाव हो जाए, जो खर्चा होना हो जाए, नेताजी आके बोल के चले जाए, सरकार हो जाए। जैसे अमेरिका की बात की, अगर अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे नहीं है, राज्यों के चुनाव अलग है, वो अलग है। फिर भी अगर विल पावर है, पहले तो होते ही थे ना रंजन जी हमारे देश में। सरसब तक होते ही थे, होते ही थे। तो अभी देखा, जैसे मैं देखता हूँ, प्रभु जी आपने देखा होगा, एक किसी क्षेत्र का, एक किसी विधानसभा का बाईपोल है, उपचुनाव है। मैं एग्जाम्पल देता, होता भी है। उस एक उपचुनाव में एक विधानसभा के लिए सारी शक्ति लगा देते हैं सत्ता विपक्ष, सारे काम ठप पड़ जाते हैं। बल्लभ भवन हो चाहे दिल्ली का मामला हो, सारे नेता लग जाते हैं। तो बहुत बड़ा टाइम का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, और सरकार के काम रुक जाते हैं। सरकार का मतलब जनता काम रुक जाता है। आदर्श स्थिति तो बिल्कुल यही है कि एक साथ चुनाव हो, लेकिन जो बाधाएं, टेक्निकल बाधाएं हैं, वो दूर की जा सकती है। जो आशंकाएं हैं उसके लिए लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि देश को इस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत नुकसान होता है, बहुत टाइम जाया होता है। और जैसा आपने कहा कि हमेशा जो हमारा देश है वो चुनावी उत्सव में लगा रहता है। बिल्कुल, उससे काम वाकई इफेक्ट होता है, मेरा तो मानना ही है। चलिए, तो रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। एक देश एक चुनाव, इसको लेकर सरकार पहल कर रही है, विपक्ष के साथ उसको बैठकर चर्चा करना चाहिए, उसकी आशंकाओं का समाधान करना चाहिए। वाकई ये देश के लिए फायदेमंद है, जनता के हित का निर्णय है, तो इस पर जरूर गौर करना चाहिए। और एक विषय और जो हमने आपको बताया, विधानसभा होती है जनता के सवालों के लिए, जनता के मुद्दे वहाँ पर आएँ तो जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन विधानसभा का सत्र चलाना चाहिए। सुनिए साहब, में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर कुछ नए विषयों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी।